हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, मिष्ठान फूड्स लिमिटेड, क्या यह शेयर नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं, इसका हम आज कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और हाँ, इसके फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस में हम ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे जो इसको मल्टीबैगर बना सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक डेटा आज मैं आपको, ध्यान से सुनिए, एक डेटा आपको ऐसा मैं दिखाने वाला हूं जो इस कंपनी को कंगाल कर सकती है। देखते रहिए कि मैं कौन सा डेटा है जो इसको कंपनी को कंगाल कर सकता है। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, बिजनेस एनालिसिस करेंगे और एक चार्ट पैटर्न भी बहुत बढ़िया बनी है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने से पहले कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, फिर आप डिसीजन लीजिए आपको बाय करना है, सेल करना है या क्या करना है। तो एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि किसी भी कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है, फाइनेंशियल में क्या देखना है, टेक्निकल में क्या देखना है, बिजनेस में क्या देखना है, उसके बाद में डिसीजन लेना चाहिए। मेरी इस कंपनी की कोई बाय और सेल की कुछ तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, इस कंपनी का यानी मिष्ठान फूड्स लिमिटेड का 1981 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था। मतलब ये बहुत पुरानी कंपनी है, कोई आजकल के नई कंपनी नहीं है। एक हम ट्रस्ट रख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। और इसका बिजनेस क्या है, तो इज डीलिंग इन एग्रीकल्चर बिजनेस। अब एग्रीकल्चर में क्या बिजनेस करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ राइस एंड व्हीट। फार्मर्स राइस परचेज करते हैं, व्हीट परचेज करती है, उसके बाद में एक कंपनी इसके ऊपर प्रोसेस करती है, पैकिंग करते है, उसके बाद में कंपनी इसको सेल कर देती है। इसकी कंपनी की अगर ब्रांड्स देखें कि कौन सी ब्रांड्स है कंपनी की, तो बासमती राइस जो है वो सेक्टर में उसकी है सुप्रीमो, उसके बाद जेस्पर, जेस्पर गोल्ड, जेसिंथ और क्लासिको, ये इसकी फेमस ब्रांड्स है। और सोल्ट के अंदर इसकी अगर ब्रांड हम देखें तो अगीरा है, उसके बाद में क्रिस्टल नमक है और एक नॉर्मल नमक जो आता है वो भी इसकी एक ब्रांड है। दोस्तों, इस कंपनी ने बिजनेस डेवलपमेंट जो किया है लास्ट 1 ईयर में, उसमें कंपनी ने एक वली ओन सब्सिडरी ओपन की है यूएई के अंदर। और वली ओन सब्सिडरी जो कंपनी के है उसका नाम है ग्रो एंड ग्रब, ये यूएई के अंदर है और ये लास्ट ईयर यानी 2023 से ऑपरेशनल हुई है। और एक में इसका जो एनुअल रिपोर्ट है 2023-24 का, इसका मैं कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखता हूँ जो मैंने रीड किया है। दोस्तों, इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब डिटेल्स अच्छी निकाल के आपको दे रहा हूँ, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर एनालिसिस और कंप्लीट डिटेल्स आपको जो जिस तरह का मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, इसकी जो परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी इज एज अंडर, लास्ट ईयर की बात कर रही है। ग्रो एंड गर्ब न्यूट्रिशन एलएलसी इज द वली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। अब लास्ट ईयर यानी 2023-24 में जो कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया था 96,567 लाख का ये सब्सिडी ने पोस्ट किया था। यानी अगर हम इसको क्रोर्स में देखें तो 965 करोड़ होता है। और कंपनी का टोटल सेल्स जो है नियर अबाउट 1100 करोड़ के आसपास है। मतलब 90% जो सेल्स है ये सब्सिडी से आ रहा है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है 33,186 लाख, यानी कि 331 करोड़। टोटल प्रॉफिट का 90% प्रॉफिट ये सब्सिडरी दे रही है जो लास्ट ईयर में स्टार्ट की गई थी। अब इतना अच्छा ग्रो कर रही है तो कंपनी क्यों आगे नहीं बढ़ रही, क्यों अभी तक 5 के ऊपर चल रही है, वो पूरा एनालिसिस करेंगे। और क्यों मल्टीबैगर हो सकती है या फिर क्यों ये बर्बाद हो सकती है वो भी मैं आपको एक पॉइंट दिखाने वाला हूँ। तो अगर इसका हम आगे चलकर देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेवेंट इंपॉर्टेंट डेटा रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम अभी देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब है वो क्या कहता है। तो देखो, मिष्ठान फूड्स लिमिटेड जो है वो जो आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है 3% बढ़ा है, 3.82% बढ़ा है और 15.20 के ऊपर इसका क्लोजिंग आया है। एक बीएसई में लिस्टेड है ओनली, एनएसई में लिस्टिंग नहीं है। दोस्तों, एनएसई में लिस्टिंग किसी भी कंपनी का ना होना ये लिक्विडिटी की एंगल से अगर हम देखें तो एक बुरी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली बीएसई में लिस्टेड है तो कंपनी अच्छी नहीं है, ये हमेशा याद रखना। इसकी मार्केट कैप अगर हम देखें तो 1641 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, यानी कि अभी बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। 25,000 करोड़ की जो मार्केट कैप होती है वो सब कंपनियां स्मॉल कैप्स में आती है, तो अभी बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे देखता हूँ
तो मुझे कुछ ऐसा चीज़ नज़र आई कि ये स्टॉक का पी जो है 4.74 बिलो 5 के पी के ऊपर कैसे चल सकता है। ये पूरी इंडस्ट्रीज का पी अब देखिए, इंडस्ट्री का पी है 40 और स्टॉक का पी है ओनली 5। कैसे मुमकिन है कि ये 5 के पी के ऊपर चल सकता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर रुक के मैं दिखाता हूँ कि कैसे 5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्यों इसका भाव कंटिन्यूस डाउन आ रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी और डेटा देखिए, इसका आरओसी देखिए 88%, आरओई है 98%। एक कोई कम डेटा नहीं है, ये इतने अच्छे डेटाज है कि कंपनी हर साल उसका प्रॉफिट डबल, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इतना ही हर साल कमा रही है। यानी कि अगर जिसका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कैपिटल, तो वो 88 लाख रुपीस कमाती है। तो ये आरओई जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अल्ट्रा है, अच्छा है। तो ये कोई क्यों रुका हुआ है भाव, इतना अच्छा आरओई क्यों यहाँ पे रुक गया भाव, क्यों 4.74 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो हम सब एनालिसिस अभी करेंगे। तो इसका डेट देखिए, तो यहाँ पे अगर हम अच्छी चीज़ देखें तो एक पी अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव पी है जो इसको आगे जाके अच्छा रिटर्न दे सकता है कम शेयर होल्डर्स को। आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ना के बराबर है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.08, मतलब बहुत ही डेट ना के बराबर डेट है, बिल्कुल भी डेट नहीं है। लेकिन इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 97 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो है 46.9%। और अभी तक अगर कुछ गड़बड़ होती है ना दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी कंपनी में गड़बड़ होती है तो उसके प्रमोटर्स जो होते हैं ना, उसका शेयर्स, उसका जो होल्डिंग होता है वो प्लेज कर देते हैं। यहाँ पे इसका प्लेजिंग परसेंटेज देखिए 0.0। प्रमोटर्स ने कुछ भी अपना बिजनेस जो होल्डिंग है वो प्लेस नहीं किया है। कंपनी का बिजनेस प्रमोटर से अच्छा कौन जान सकता है कि उसका ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसने प्लेजिंग नहीं किया, एक बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज़ वो है कि पब्लिक के पास भी 50% है, और इन्वेस्टर्स अगर हम देखें तो एफआईएस भी है 2.79% पब्लिक के पास है। लेकिन इसमें से एचएनआई देखें तो एचएनआई बहुत सारे नहीं है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है। और इसका हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो आप देखोगे 131 का जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 15 रुपये पे कैसे ट्रेड कर सकता है दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, किसी भी कंपनी 131 जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो वो 15 रुपीज़ के ट्रेड नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, जो हम आगे जाकर देखेंगे कि क्यों यहाँ पर अभी बाइंग नहीं आ रहा है, क्यों यह मौका है, क्या हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब डिटेल्स में भी चेक करेंगे। इसका बुक वैल्यू है 5 रुपीज़, ठीक है। और हाई प्राइस ऑल टाइम देखिए 36 रुपीज़, मतलब 70% गिर चुका है वहाँ से। और कंपनी का जो फेस वैल्यू भी है वो 1 रुपीज़ है, 52 का 26 है, 52 वीक लो है वो 11.9 रुपीज़ है। अब देखिए इसका क्वार्टर्स देखिए, 2016 में कंपनी ने जो सेल्स पोस्ट किया था वो 57 करोड़ रुपीज़ का पोस्ट किया था, कुछ भी प्रॉफिट नहीं किया था। और अभी जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो जून 2024 में जो पोस्ट किया है वो सेल्स है 383 करोड़, हाईएस्ट सेल्स है। अभी तक इतना सेल्स कभी आया ही नहीं है, फिर भी ये भाव क्यों नहीं बढ़ता है, क्या तकलीफ है कंपनी में। और इसके बाद में नेट प्रॉफिट देखिए 71 करोड़ का, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे सेल्स बढ़ा लेकिन प्रॉफिट लास्ट जो 94 करोड़ का था वो 71 करोड़ कम आया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम आया है, इसलिए नेट प्रॉफिट कम हो गया है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, इतना ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। और इसके बाद में हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, 10 साल पहले सुनिए इस कंपनी को, 10 साल पहले कंपनी का सेल्स कितना था, ओनली 5 करोड़ रुपीज़। यानी कि मार्च 2014 में कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ का ही सेल्स पोस्ट किया था। अभी सेल्स जो है मार्च 2024 में वो है 1288 करोड़ का। इतना हाई ग्रोथ किया है कंपनी ने सेल्स में, फिर भी 15 रुपये क्यों चल रहा है, क्यों 5 रुपीज़ के ही ट्रेड कर रहा है। इसमें भी अगर आप लास्ट ईयर का देखें तो 98% से ग्रो हुआ है। लास्ट मार्च 2023 में 650 करोड़ का था, अभी 2024 में जो है वो 1288, ऑलमोस्ट डबल आ चुका है। प्रॉफिट भी देखिए, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में ओनली 50 करोड़ रुपीज़ का था, प्रॉफिट 7 टाइम्स हो गया। सेल्स तो ओनली डबल ही हुआ, 650 का 1288 ही हुआ, लेकिन प्रॉफिट 7 टाइम्स हो गया। अब इतनी अगर कोई कंपनी ग्रो करती है तो कभी भी 5 के पी के ऊपर नहीं टिक पाती, इसको पी 60-70 का होना चाहिए अगर इतना अच्छा ग्रो करती है तो। लेकिन क्यों नहीं ग्रो करते, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं बताता हूँ कि क्या इसमें क्या चल रहा है। अभी बैलेंस शीट देखिए इसका,
बैलेंस शीट में देखिए इक्विटी कैपिटल 103 करोड़ की है, रिजर्व्स अच्छा है 448, बोरोइंग्स जो है वो 47 करोड़ से, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, थोड़ी बहुत बोरोइंग्स है वो तो चलती रहती है वर्किंग कैपिटल्स के लिए, और कोई फिक्स एसेट्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं, बैलेंस शीट में कुछ अभी खास प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो अगर हम इस कंपनी को मल्टीबैगर कौन सी चीज़ बना सकते हैं वो हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उसका पी 5 के बिलो पी है फर्स्ट, सेकंड आरओसी आरओई बहुत ही बढ़िया है, डेट बिल्कुल भी नहीं है, प्रोमोटर ने कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है, एक बहुत ही अच्छी बात, और इंडस्ट्री का जो पी है वो 40 है, कंपनी का पी 5 है। इसके बाद में एक डेटा और आपको दिखाता हूं कि लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने जो ग्रोथ किया सेल्स में वो 75% के सीएजीआर से किया है, लेकिन जो प्रॉफिट में ग्रोथ किया है वो 184% से किया है। तो जितना सेल्स बढ़ा है उससे डबल से ज़्यादा उसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। फिर भी अभी प्राइस देखो लास्ट 10 ईयर्स में प्राइस का क्या हुआ, कुछ भी नहीं बढ़ा, उसमें भी 5 ईयर्स में तो 2% के सीएजीआर से बढ़ा है। तो प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही, इतना सेल्स अच्छा बढ़ रहा है, प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है, प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही, क्या दिक्कत है इस कंपनी में। अब एक चीज ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाने वाला क्यों नहीं बढ़ती है। इस कंपनी का बिजनेस है फार्मर से रॉ मटेरियल्स यानी कि गेहूं आता है, चावल आता है, वो परचेज करना, उसको प्रोसेस करना और उसको एक्सपोर्ट करना। अब यहाँ पे रेशियोज देखिए, कैश फ्लोज देखिए, पहले कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। दो बड़े रीजन है यहाँ पे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रीजन वो इसका कैश फ्लो है -54 करोड़, मतलब कंपनी पैसा तो कमा रही है लेकिन पैसा आ नहीं रहा है। आप अगर किसी को बेच रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो लेकिन वो पार्टी पैसा ही नहीं आपको दे रही है, तो आपका प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट तो उसके पास है अभी। अब एक और चीज देखिए, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक चीज है जो कंपनी को बर्बाद कर सकती है, ये चीज मैं आपको बताता हूँ इसके रेशियोज में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इसका कोई नहीं दिखाएगा आपको ये चीज, रेशियो में जो मैं दिखाने वाला हूं कोई नहीं दिखाएगा। एक चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटर्स पेएबल देखिए। डेटर्स पेएबल का मतलब होता है कि आप जिसके पास से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो उसको कितने टाइम में पैसा दे रहे हो। आप जो रॉ मटेरियल परचेज करते हो उसको 1 डेज में पैसा दे देते हो, क्या बात है। पिछले 7 साल से कंपनी कैश से 1 डे 2 डेज यानी कि मतलब कंपनी कैश पेमेंट करके रॉ मटेरियल्स परचेज कर रही है, लेकिन उसका डेटर्स दे देखो, कंपनी जिसको माल बेच रही है वो कितने दिन में पैसा दे रहा है, 168 डेज में, मतलब 6 महीने तक कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है। 6 महीने के पास अगर एक पैसा नहीं आया, फॉरेन में जो माल बेचते एक्सपोर्ट करते वहां से अगर पेमेंट नहीं आई तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ये मैं कोई नेगेटिव चीज नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको सीखना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। देखो यहाँ पे 23 डेज था, ठीक है, इतना तो उधर पे चलता है। 124 भी थोड़ा खराब है लेकिन फिर भी मान लेते, लेकिन यहाँ पे बढ़ ही रहा, कम ही नहीं हो रहा है। 168 डेज के अंदर पैसा आ रहा है, बहुत ही बुरी बात है ये। कंपनी का कैश फ्लो इसलिए नेगेटिव चल रहा है, इसलिए सब बड़े बड़े खिलाड़ी ऑपरेटर समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे कंपनी को पैसा नहीं मिला तो कंपनी डूब जाएगी। लेकिन एक रिस्क है कि अगर पैसा मिल गया तो फाई का जो पी चल रहा है वो आपको कहीं से भी मतलब महंगा नहीं है। फाई का पी के बहुत कम ऐसी कंपनी होती है, अगर मार्केट क्रैश होता है, बहुत ज़्यादा क्रैश होता है तभी ऐसी चीज़ आती है, अदरवाइज कभी फाई के पी के ऊपर इंडस्ट्री का पी 40 है तो ये फाई के पी कर आपको कभी नहीं शेयर मिल सकता। तो ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैंने आपको बताई है कि इसका जो नेगेटिव कैश फ्लो है, कंपनी को पैसा आ ही नहीं रहा है। जिसको माल बेच रहे 6 महीने तक वो कंपनी को पैसा ही नहीं दे रहा है, तो कंपनी प्रॉफिट जो है वो तो इसके जो कस्टमर है जिसको माल बेचा है उसके पास भी प्रॉफिट है, कंपनी के पास प्रॉफिट आया ही नहीं है। लेकिन रिस्क है तो आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन रिस्क कितना परसेंट, आपका टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंट आपको रिस्क लेना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है दोस्तों, ये हम इसका टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल क्या कहता है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल 3 चीज़ के ऊपर ही चलता है। डाउ थ्योरी के मुताबिक हमेशा किसी भी स्टॉक्स की जो प्राइस होती है वो 3 टाइप के चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जो है रेंज बाउंड चलती है, दूसरी पैटर्न होती है वो है अप ट्रेंड, और तीसरी जो होती है वो डाउन ट्रेंड। यहाँ पे कौन सी पैटर्न बन रही है तो वो मैं दिखाने के लिए आपको एक लाइन खींच के दिखाता हूँ कि ये लाइन आप जरा देखिए। ये कंपनी का जो लाइन खींचा वो इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया कंपनी की प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर गया, नियर अबाउट ये चली गई 26 रुपीज़ तक, और वापस से कंपनी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। लेकिन हमेशा कहता हूँ कि जो पीछे वाला जो इसका रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये
ये तीन जो रेजिस्टेंस है वहां पे आके प्राइस रुकती है। तो यहाँ पे प्राइस आके रुकी, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से वापस ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे रुकी, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुकी और फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ वो कंटिन्यूस दो ग्रीन कैंडल, आज इतना मार्केट डाउन है फिर भी कंपनी की जो प्राइस है 4% बढ़ी है, मतलब यहाँ से बाउंस बैक आया है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम इसका टारगेट निकाले या फिर हम ऐसा कह सकते हैं अगर ये वापस यहाँ से इसके हाई तक जाती है तो यहाँ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है हमें, तो नियर अबाउट हमें 80% तक प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी है। तो आप संभल कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपके पोर्टफोलियो का अगर इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो बहुत ही कुछ छोटे से पोर्शन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पूरा आपका पैसा कभी भी इस टाइप की कंपनी में मत लगाइए। हम जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।